हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम लोगों को बेसिकली न्यू टॉपिक शुरू करना है। मैंने कहा था आप लोग का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक पार्ट पूरा हो गया है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली दैट इज़ अ न्यू पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम नई चीज़ सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट विद द टॉपिक क्रिटिकल एंगल। हम लोगों को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है? critical angle. So our next topic is, what do you mean by critical angle? Getting my point? So critical angle is basically based on when light enters from denser to rarer medium। जब लाइट डेंसर से रेयरर में मीडियम में जाती है तब हम लोगों को ये फिनोमेना देखने के लिए मिलता है। तो होता ये है कि जब लाइट, दिस इज़ द डेंसर मीडियम whose refractive index is given by n2 and this is rarer medium whose refractive index is given by n1। मान लीजिए यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज़ योर नॉर्मल, एंड एक ऐसा एंगल, ये ऑब्वियसली डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे मान लीजिए ये कुछ क्रिटिकल एंगल है, उसके बाद ये ऐसी हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इस एंगल से रिफ्रैक्ट हुई। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लीजिए इन सेकेंड केस लाइट को हम थोड़ा और बैंड कर देते हैं, मतलब हम इसका क्रिटिकल एंगल बढ़ा दे, इंसिडेंट एंगल बढ़ा देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने ये आई बढ़ा दिया, तो ये आई जब यहाँ पे बढ़ गया तो ऑब्वियसली आई सीधे जाना चाहिए था, सीधे नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो एक ऐसा एंगल आता है, जैसे कि मान लीजिए ये सीधी ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गई तो ये ऐसी चली गई, यहाँ पे एंगल आर बढ़ गया। गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लीजिए इन थर्ड केस हम हम इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा देते हैं, दिस इज़ अर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस तरीके से लाइट गिर रही है सरफेस पे, तो ये एक ऐसा एंगल जिसमें ये पहले सीधी जानी थी, यहाँ पे सीधी नहीं गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। फिर हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ दिया, हमने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड लाइट सरफेस पे ही चले जाए, मतलब जो हमारा एंगल आर है वो कितना हो जाए, 90 हो जाए। ये लाइट ऐसे गई और ये इतना बैंड हो गई, ऐसे जाना था अवे फ्रॉम नॉर्मल कि वो ऐसी चली गई सरफेस पे। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। और बेसिकली ये जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, आईसी की जो वैल्यू होती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टू मीडियम। नेचर ऑफ टू मीडियम मतलब हम लोग कौन से दो मीडियम ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि ये आईसी की वैल्यू क्या होगी। आप एयर वाटर ले रहे हो, वाटर ग्लास ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। सो ये क्रिटिकल एंगल समझ में आया? तो इस केस के लिए यदि मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं लिखूंगी साइन आई सी अपॉन साइन 90। साइन आई सी अपॉन साइन 90 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्योंकि ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई सी अपॉन साइन 90, हमारा क्या होता है, साइन 90 इज़ 1, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर निकालना है तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये फॉर्मूला आपको
पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज़ 1/sin IC। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट भी लिख सकती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। इसको अपन N2/N1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ मीडियम्स की, जैसे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है 1.33 होता है। तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 48.7 डिग्री कुछ होता है। ये आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हुआ है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब बहुत कम एंगल पे ही लाइट 90 डिग्री से निकल जाएगी। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना होता है जिसमें एक ऐसे एंगल ऑफ, पहली चीज़ तो डेंसर से रेयरर में होगा, रेयरर से डेंसर में नहीं दिखाई देता है। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज क्रिटिकल एंगल केस इज़ फॉर डेंसर टू रेयरर। एक ऐसा क्रिटिकल एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उस क्रिटिकल एंगल का हमने फॉर्मूला निकाला। इस पे बेस्ड आपको एक दो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को इस क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड एक फिनोमिना देखना है, जिस फिनोमिना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब होता है, दिस इज योर डेंसर मीडियम एंड दिस इज योर रेयरर मीडियम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से होते हुए यहाँ पे जो लाइट जाएगी ऑब्वियसली वो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मली गिर रही है डेंसर से रेयरर में। यहाँ से भी एक ऐसी लाइट जाएगी, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना कैसी चाहिए था? सीधी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ऐसी चली जाएगी। यहाँ से भी एक ऐसी रे जाएगी, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड। तो यहाँ से जाना कैसी चाहिए था? सीधी जाना चाहिए था, नहीं जा रही है, अवे फ्रॉम और मुड़ गई। सो दिस इज़ योर R2, दिस इज़ योर R1। फिर ये एक रे ऐसी गई, ये रे के लिए यहाँ पे हमने बनाया दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हो सकता है ये आपका क्रिटिकल एंगल हो, ये क्रिटिकल एंगल था इसलिए आपकी लाइट ऐसी निकल गई। यहाँ पे आपका R हो गया 90 डिग्री, दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट जा रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज़ ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा हो गया। क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये जो लाइट यहाँ जाती है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। वो उसी मीडियम में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो लाइट जो है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है वहाँ पे। मतलब यहाँ पे पहली चीज़ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब लाइट पूरी की पूरी कहाँ? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मान लीजिए ये वाटर एयर है, तो किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए यदि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट सेकेंड मीडियम में जाएगी ही नहीं, लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? तो नेसेसरी कंडीशंस क्या हो गई? What are the necessary condition for total internal reflection?
द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज फर्स्ट, लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब ये दोनों कंडीशन होगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब उसके बाद ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है नेचर में, हमको कहाँ पता चला, तो हम बोलेंगे, अब हम नया टॉपिक देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, नेचर में कहाँ दिखता है, हमको कौन से फिनोमिनास दिखते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, अभी हम वो पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नेचर में हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मिरेज। क्या है ये मिरेज? मिरेज बेसिकली रेगिस्तान में होता है। कहाँ होता है? हॉट डेजर्ट्स में। हॉट डेजर्ट्स में कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री है, देयर इज अ ट्री एंड अ पर्सन ओवर हेयर। यहाँ पे एक पर्सन है, वो इस ट्री को देखेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये सरफेस है, दिस इज़ रोड। यहाँ पे जो है बेसिकली दिस आर हॉटर एयर, जैसे जैसे फ्लोर, क्योंकि हॉट डेजर्ट में होता है। तो जो ये सरफेस या फिर ग्राउंड के पास की जो एयर होती है वो हॉटर एयर होती है, और जो ऊपर होती है वो कोल्डर एयर होती है। तो बेसिकली नीचे हॉटर एयर मतलब ये रेयरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। देयर आर लेयर्स। ऐसा जैसे जैसे नीचे आते जाओगे आप, हवा गर्म होती जाएगी। तो हमेशा लाइट क्या हो रही है? डेंसर से यहाँ से अगर मान लीजिए इस ट्री से एक लाइट ऐसी आती है, गेटिंग माई पॉइंट, ट्री से एक लाइट ऐसी आती है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, ऐसी हो जाएगी। यस और नो? यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये लेयर्स हैं। जैसे जैसे एक सेक्शन है यहाँ की हवा, ऐसे जैसे जैसे नीचे आओगे, तो मैंने ये सेक्शंस बना लिए। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इससे ज़्यादा है, तो ये और मुड़ जाएगी। मान लीजिए ऐसी चली गई, यहाँ पे आई, यहाँ पे फिर से हो गया। मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल एंगल था, या ये वाला एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, तो ये लाइट इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, और ऐसा करते करते ये लाइट यहाँ पे पहुँचेगी हमारी आँख में। तो ये जो लाइट यहाँ से आ रही थी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसी हमारी आइज़ में जाती है। तो ये हमको कहाँ से आती हुई नज़र आती है? पीछे लाएंगे, हमें यहाँ से आती हुई नज़र आती है। इसलिए हॉट डेजर्ट में हमें एक्चुअल ट्री की इमेज दिखती है हवा में, नीचे रोड पे, डेजर्ट में नीचे फ्लोर पे जो दिखती है। ये जो फिनोमिना होता है, जो ये हवा का यहाँ पे, जिसके कारण ये लाइट जो ट्री से आ रही है, ये यहाँ पे क्या होने लगती है? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये हमको कहाँ से आती हुई नज़र आती है? यहाँ से। इसलिए इस ट्री की इमेज हमें फ्लोर पे या ग्राउंड पे दिखाई देती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं मिरेज। गेटिंग माई पॉइंट? ये मिरेज आप लोग बुक से और पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जो सेकेंड फिनोमिना हम लोगों को देखने मिलता है वो होता है लूमिंग। LOOMING, लूमिंग। बेसिकली ये लूमिंग कहाँ होता है? लूमिंग जो है हम लोगों को कोल्डेस्ट प्लेस, जो ठंडी जगह होती है ना, वहाँ पे देखने मिलता है। जैसे ये आप लोगों को ये गर्म जगह पे देखने मिल रहा है मिरेज वाला प्रॉब्लम, ये गर्म जगह देखने मिलता है। उसी तरीके से जो लूमिंग होता है, ये हम लोगों को ठंडी जगह देखने मिलता है, जो कोल्डेस्ट प्लेस होती है। तो लूमिंग यानी लोकल फिनोमिना। यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी इमेज हमें स्काई में दिखती है। स्काई में दिखती है मतलब, या मान लीजिए हमारे फ्लोर पे ऐसे कोई शिप जा रही है, दिस इज़ द शिप, या ये हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, और हम यहाँ पे हैं, वी आर हेयर।
तो यहाँ से ये जो शिप है इसकी इमेज, क्यों? क्योंकि ये कोल्डर प्लेस है, कोल्डर, और ऊपर हवा क्या होती जा रही है? हॉटर होती जा रही है। इसका मिरेज का ऑपोजिट है, ये कूलर है मतलब ये डेंसर है, और ये क्या है? रेयरर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी तो ऑब्वियसली बैंड होती जाएगी, बैंड होती जाएगी। एक समय में क्रिटिकल एंगल 90 होगी और एक समय में टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमें ऐसी दिखाई देगी। तो ये हमें कहाँ से आती हुई नज़र आ रही है? यहाँ कहीं से, मतलब हमें इसकी इमेज दिखेगी यहाँ पे स्काई में। तो ये जो फिनोमिना होता है ये कोल्डर प्लेसेस पे होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ये इमेज ऐसी स्काई में दिखाई देती है। तो जो मिरेज है वो हॉटर प्लेसेस पे होता है और जो लूमिंग है वो कोल्डर प्लेसेस पे होता है। थर्ड जो नेचर में हम लोगों को इसको एप्लीकेशन मिलता है दैट इज़ डायमंड। डायमंड की जो ब्रिलियंस है, डायमंड की जो चमक है, बेसिकली दैट इज़ बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो किसके कारण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब बेसिकली डायमंड और एयर, डायमंड और एयर का जो इंटरफेस है उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। डायमंड एयर इंटरफेस हैज़ वेरी स्मॉल आईसी। मैंने देखा ना पीछे 24 डिग्री, मैंने आप लोगों को पीछे लिख के भी बताया था, ये देख लीजिए। तो बेसिकली जब भी डायमंड एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल इतना कम है कि लाइट जब उसमें एक बार घुसती है, किसी भी डायमंड के अंदर जब लाइट एक बार एंटर करती है तो वो कुछ इस तरीके से एंटर करती है, मतलब डायमंड की कटिंग हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि मान लीजिए अगर लाइट यहाँ से ऐसी घुसी तो ये बाहर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कम होता है कि इसी के लिए ये लाइट यहाँ से क्या हो जाती है? पलट जाती है इसी में। फिर ये यहाँ से कुछ ऐसे क्रिटिकल एंगल पे गिरती है, इसकी कटिंग ऐसी होती है डायमंड की, ये फिर से यहीं पलट जाती है। फिर यहाँ पे ये एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस से गिरती है कि वो फिर से उसी में पलट जाती है। तो बेसिकली लाइट जो डायमंड की कटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि एक बार जब लाइट उसमें एंटर हो जाती है तो वो लाइट उसी के अंदर ऐसे घूमती है कि हमें वो लाइट के कारण वो डायमंड क्या दिखता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। तो द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज़ बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। उसके बाद मैंने आप लोगों को अभी एक फॉर्मूला बताया था पीछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर इज़ 1/sin IC। हमने ये फॉर्मूला देखा था, मैंने बोला था ये फॉर्मूला आपको यूज़ आएगा। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। यदि मान लीजिए हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के दिए हुए हैं और हम लोग को बोला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताओ, तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे मान लीजिए हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज़ 1.72, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज़ 1.45 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड इज़ 1.39, ऐसा दिया हुआ है। और हमको बोला है कि यहाँ पे आपको इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब लाइट को हमको यहाँ पे गिराना है 45 डिग्री से, द क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। तो हमको पता है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो आई शुड बी ग्रेटर देन, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ साइन, ये ऊपर ले जाऊँगी, ये नीचे ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा
1 upon refractive index of denser to rare. Sin IC is 1 upon NDR. साइन को इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 1 अपॉन NDR। आई बात समझ में? तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं साइन आई, ये साइन को इधर ले आई, साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन NDR। साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन NDR। अब मान लीजिए मैं कितने एंगल से गिरा रही हूँ, 45 से, तो साइन 45 इज़ ग्रेटर देन NDR। साइन 45 हमारा कितना होता है? साइन 45 हमारा होता है 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2 शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो 1 अपॉन √2 इज दिस, मतलब n इज ग्रेटर देन, देखो इसको यहाँ ले जाती हूँ, इसको यहाँ ले जाती हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन √2, मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 1.414। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम किसी लाइट को 45 डिग्री से इंसिडेंस कराएं और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बड़ा होना चाहिए? 1.414 से। तो इसका नहीं होगा, इसका होगा और इसका होगा। तो मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। मान लीजिए ये एक मटेरियल है जिसका कुछ तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे मैंने पहले ये वाली लाइट गिराई 1.39 वाली, तो ये 1.39 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मटेरियल का। तो ये मैंने कितने पे गिराया? 45 पे। लेकिन ये इसमें नहीं पलटेगी, ये बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है और ये कितने पे गिर रहा है? 45 पे गिर रहा है, तो ये लाइट इसी में वापस पलट जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? दिस लाइट इज गेट रिफ्लेक्टेड बैक। तो इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बुक से देखने हैं। ओके ओके। उसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर में मैंने आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया। नेचर में हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ देखने मिलता है, हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या है? सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स आर द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं? ऐसी केबल्स होती हैं। ये केबल है एक ऐसा वायर। ये वायर का जो अंदर का मटेरियल होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनाया जाता है, मतलब कांच वाच से ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनाया जाता है। यहाँ पे 2 लेयर्स होती हैं। ये जो होती है ये वायर के किनारे की लेयर होती है और ये होती है बीच की लेयर। दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनती है, लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज़ द फाइबर, दिस इज़ द ऑप्टिकल केबल। जो बाहर से तो कोटिंग होती है वहाँ पे प्लास्टिक जैसी दिखेगी हमको, यहाँ पे PVC की कोटिंग करी जाती है। ये जो होता है बेसिकली ये पार्ट जो होता है इसको अपन कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहते हैं? क्लैडिंग। और जो बीच का हिस्सा होता है हम इसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, तो कोर जो है वो ज़्यादा डेंसर होता है और ये जो क्लैडिंग होता है ये रेयरर होता है। तो हम लाइट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लाइट को एंटर कराते हैं इस केबल के अंदर कि वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे गिरती है और वो उसी कोर में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि डेंसर से रेयर इंटरफेस पे टकराती है, कोर से क्लैडिंग। फिर ये यहाँ पे इस तरीके से गिरती है कि ये इसी मीडियम में वापस चली जाती है। फिर ये यहाँ इस तरीके से गिरती है कि इसी मीडियम में लाइट वापस चली जाती है।
फिर ये इसी मीडियम में। इस तरीके से ये लाइट जो हमने वन एंड से एंटर कराई थी वो हमको दूसरे नेक्स्ट एंड पे मिलती है, बाहर आती है। तो बेसिकली ये जो लाइट है, ये सिग्नल है, लाइट का सिग्नल, ये अगर वायर मुड़ भी जाए ना तो इस ऑप्टिकल केबल की डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है कि यहाँ पे जो भी लाइट एंटर होती है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करती है और दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। तो हम लोग कोई ऑप्टिकल फाइबर यूजेस कहाँ, आपको इसका कंस्ट्रक्शन और इसका थ्योरी, दे आर द थ्योरी, आपको इसके पॉइंट्स याद रखने हैं, क्लैडिंग क्या होता है, कोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर हमको यूज़ कहाँ आती है ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे टीवी वगैरह में भी ये यूज़ होती है फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल। सेकेंड हमको ये कहाँ यूज़ आती है, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स देखे जाते हैं उसमें भी ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ आती है। ठीक है। थर्ड, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव लैम्प्स में, डेकोरेटिव लैम्प्स में। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो इस तरीके से ये लाइट आप लोगों ने, आई डोंट नो, ऐसा आप लोगों ने एक शो पीस देखा होगा, ऐसा यहाँ पे ऐसी पतली पतली प्लास्टिक की तार होती है और इसके किनारे चमकते हैं, यहाँ पे वायर होता है, अगर हम इसको प्लग करते हैं तो इसका टिप शाइन करता है। इसका जो टिप शाइन करता है वो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ ये जो होती है ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, यहाँ से लाइट अंदर से इस तरीके से ट्रैवल करती है कि वो एक एंड पे जाके शाइन करती है। तो बेसिकली इस तरीके के डेकोरेटिव लैम्प्स में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ आता है। गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है और इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्रिटिकल एंगल, आज की क्लास में हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नेचर में हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ देखने मिलता है, मिरेज, लूमिंग, डायमंड में, फिर क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया, जहाँ पे हमने सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर में। कल मैं एक एप्लीकेशन और बताऊंगी जो कि आएगा हमको यूज़ प्रिज्म में। तो कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रिज्म। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।